मिस्टेक आर लिखा गया है। आर मैट्रिक्स स्पेस होती है, लेकिन असल में आर के अलावा भी कई सारी मैट्रिक्स स्पेसेस आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो इट मीन के सिर्फ ये आर के लिए नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स स्पेस एक्स, ओके। सो अ फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एक्स इज कॉल्ड सीक्वेंस इन एक्स। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन बाई से 3, और एफ ऑफ 1 2/3, एफ ऑफ 2 5/3 एंड सो ऑन। इट मीन के ये जो एफ ऑफ 1 है ये इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, जिसको आमतौर पर x1 से डिनोट किया जाएगा। एफ ऑफ 2 मीन x2, सिमिलरली एफ ऑफ n इज xn। द सीक्वेंस f is usually denoted by its range and is written as xn set is x1 x2 so on. The elements x1 x2 and so on are called terms or points of sequence. If the range set of a sequence xn is finite, then the sequence is called finite sequence, otherwise infinite sequence. Next definition है convergent sequence की. A sequence xn in MS mean matrix space xd is said to be convergent and converges to x belongs to x if for epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught belongs to n such that distance between x and nx is less than epsilon for all n greater equal to n naught. ठीक है. This implies that xn belongs to open wall with center x and radius एप्सिलॉन. जब देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ओपन बॉल की डेफिनेशन भी आपने यही पढ़ी हुई है ना, कि ओपन बॉल विद सेंटर एक्स एंड एप्सिलॉन की डेफिनेशन क्या होगी. दिस इज द सेट कंसिस्टिंग ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स whose distance from this fixed point x is less than epsilon. ठीक है. तो ये यहाँ भी यही हो रहा है कि सीक्वेंस की टर्म्स जो है xn किसी खास नंबर के बाद, ठीक है, किसी खास नंबर के बाद सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो इस फिक्स पॉइंट x से लेस रह रहा है एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. सो दिस इंप्लाइज दैट xn बिलोंग्स टू ओपन बॉल. ठीक है, हो गया, क्योंकि ओपन बॉल की ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. Here x is fixed point at the center of ball but epsilon is not. क्यों नहीं है? ये एप्सिलॉन की चॉइस होती है उस पे जिसने ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करना होता है. ठीक है, एप्सिलॉन चूज करें उसके लिए एन नॉट फाइंड आउट हो जाता है. If xn converges to x, we write xn approaches x. ठीक है, as you know, as n approaches infinity. Then क्या होगा, लिमिट n approaches infinity xn को लिखते हैं आमतौर पर x, कि ये एक फंक्शन है. ठीक है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है कि वो क्या है, वो आ गई है x है. ठीक है, इसी x को इस xn के क्या कन्वर्जिंग पॉइंट भी कहते हैं. और इस सूरत में जब xn की जो लिमिट है वो x हो जाए तो उस सूरत में xn और x के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसकी लिमिट क्या होगी, 0 होगी एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. अब छोटे से फिगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस है, फर्ज करें कोई भी, जैसे ऊपर आपने 2/3 5/3 एंड सो ऑन देखी, ये x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है. ये ओपन बॉल का मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देने लगी हूँ कि कैसे ये xn जो है वो ओपन बॉल को बिलोंग करता है खास पॉइंट्स के बाद. अब देखें, अगर तो x7 के बाद x7 यानी n नॉट अगर 7 हो, n नॉट अगर 7 हो तो इट मीन x7 के बाद जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो इस ओपन बॉल के अंदर आ रही हैं. ठीक है, देखिए x7 बाहर नजर आ रहा है, बाकी x8 x9 x जितनी भी हैं वो इसके अंदर है. और वो चूंकि सीक्वेंस की ये खसूसियत होती है कि ये बिल्कुल अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो ये एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रही होती है. ठीक है, ये नहीं है कि कभी इसका कुछ पॉइंट आ गया, कभी ऊपर चली गई, कभी नीचे चली गई.
या कभी नेगेटिव आ गया, कभी पॉजिटिव आ गया। तो ये एक पॉइंट की तरफ, जब एक पॉइंट की तरफ जा रही है तो इट मीन ये सीधी जो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में ये इस पॉइंट की तरफ असल में जा रही है, जो कि इस बॉल का सेंटर है। तो इट मीन अगर ये पॉइंट एक्स आप इसको सपोज कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, एक्स को कन्वर्ज कर रही है। और इस वक्त इस छोटी बॉल के लिए इसका रेडियस सपोज आप कह लेते हैं कि ये एप्सिलॉन है। इट मीन एप्सिलॉन की इस वैल्यू के लिए x7 के बाद जितनी भी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हैं वो क्या है, इस ओपन बॉल के अंदर आ रही हैं, जिसका रेडियस एप्सिलॉन है और जिसका सेंटर x है। अब एप्सिलॉन जो है वो जरूरी नहीं है यही हो। अगर आप ये थोड़ी सी बॉल बड़ी कर लेंगे, मसलन आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप लेते हैं, तो यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि x5 के बाद अगर ये एप्सिलॉन यहाँ तक चूज किया होगा, इट मीन कि x5 के बाद जितनी भी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है वो इस बॉल के अंदर आ रही है, ठीक है, जिसका सेंटर x है और जिसका रेडियस यहाँ पे सपोज कर लेते हैं अब ये एप्सिलॉन 1 है। और अब जो है ये सीक्वेंस जो है किसको कन्वर्ट कर रही है, एक्स को। लेकिन अब इसका जो एप्सिलॉन है या रेडियस है वो आपने ग्रेटर कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आप और देख लें, अगर आप एन नॉट 7 5 की बजाय आप ले लेते हैं एन नॉट 4 ले लेते हैं, तो यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये जो एक और बड़ी बॉल हो जाएगी। अभी भी सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो कन्वर्ट तो इसी पॉइंट को कर रही हैं, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन आपने ग्रेटर ले लिया हुआ है, लिहाजा x4 के बाद सारी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बॉल में आ जाएंगी और यहाँ एन नॉट क्या होगा, 4 होगा। अब देखें, जितना ज्यादा आप एप्सिलॉन ग्रेटर कर रहे हैं आप कन्वर्जन पॉइंट से उतना ही दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर जैसे आपने 4 लिया फिर 5 लिया, करीब हो गए, 7 ले लिया एन नॉट अगर, तो यानी एन नॉट 7 लेने का मतलब कि एप्सिलॉन छोटा ले रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप छोटा एप्सिलॉन लेते हैं, हम या इसके भी अंदर एक और आप सीक्वेंस अगर एक बॉल बना लेते हैं, तो इट मीन उस एप्सिलॉन को, वो एप्सिलॉन से भी एक छोटा रेडियस होगा आर, सपोज कर लिया इसको, तो वो और ज्यादा कन्वर्जिंग पॉइंट के अंदर ले जाएगा, करीब ले जाएगा आपको, ठीक है। तो बॉल जहरा जितनी छोटी होगी, या अदरवाइज कह लें कि जितना एप्सिलॉन छोटा होगा उतना ही आपके कन्वर्जन आइट्रेशन कह लें, आइट्रेशन कम करनी पड़ती है, आप पॉइंट के जल्दी करीब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, थ्योरम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड and its limit is unique. You know that every convergent sequence is bounded and limit is unique, but a bounded sequence need not be convergent. For example, आपके पास छोटी सी यहाँ पे लिखी हुई है x n एक सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स कैसी हैं, -1 रेज़ टू द पावर n। अब जब आप इसकी टर्म्स लिखेंगी तो इस n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x1 x2 x3 x4 क्या आता जाएगा, -1 एंड 1, -1 1 इसके अलावा और कोई, इट मीन के इस सीक्वेंस में सिर्फ -1 और 1 है, ठीक है, तो क्या नेचुरल नंबर है। अच्छा जी, अब देखें ये सीक्वेंस बाउंडेड है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। सो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये थ्योरम का प्रूफ भी है फंक्शन एनालिसिस में, उसी चैप्टर में जहाँ मीट्रिक स्पेस को डिफाइन किया हुआ है। मे बी आप लोगों ने पढ़ा हो, ना भी पढ़ा हो, अगर कोई देखना चाहे प्रूफ उसका वहाँ से देख भी सकता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। सपोज ये मैं वहाँ पर एन नॉट जहाँ पे फाइंड आउट करना, सपोज एक्स आपके पास मीट्रिक स्पेस आर है और जो आर पर मीट्रिक है, यू नो यूजुअल मीट्रिक डिफाइन होती है डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई मॉड वाली, और एक सीक्वेंस ली गई है रियल सीक्वेंस, यानी आर पर एक्स के अंदर एक सीक्वेंस बनाई जा रही है एक्स एन विच इज इक्वल टू 1/n+5+7, ठीक है। हेयर एन एक्स एन अप्रोचेस 7, टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1/100। सपोज ये जैसे मैंने आपसे कहा था कि जितना आप एप्सिलॉन लेंगे उस हिसाब से आपको एन नॉट मिल जाता है। तो अगर सपोज आप करते हैं ये 1/100 है, तो डिस्टेंस इस सीक्वेंस का और इसके कन्वर्जिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, यही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ना, डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। सो डी ऑफ एक्स एन और एक्स के दरमियान क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स एन ये है, 7 से कैंसिल हो जाएगा और 1/n+5 रह जाएगा मॉड, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट तो है ही, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है और लिहाजा इसका जो डिस्टेंस है कन्वर्जिंग पॉइंट से लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, एप्सिलॉन के लिया हुआ है, सपोज किया हुआ ये
इट मीन ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो नंबर आ रहा है, ये लेस देन 1/100 रहेगा। लेकिन किन वैल्यूज के लिए, n की किन वैल्यूज के लिए ये ट्रू है? अगर n आप लेते हैं 90। जी ये सब को नहीं आ रहा जी, हेलो, हेलो जी मैम। जी, क्या कह रहे थे आप? कुछ कहना चाह रहा था कोई? मैम समझ नहीं आई, आवाज बहुत कट रही थी। हाँ, आवाज कट रही थी। चलिए चैट बॉक्स में कर दीजिए अगर कोई है, या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ओके, सीक्वेंस देखिए आपके पास है 1/n+5+7, ठीक है। और ये मैट्रिक डिफाइंड है किसके लिए? x के लिए। एक सीक्वेंस है, ये देखिए, ये रियल सीक्वेंस है ना, x में सीक्वेंस ली गई है। आप n की डिफरेंट वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा ना, n 1 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/6+7। x2 क्या आ जाएगा? 1/7+7। इस तरह से ये टर्म्स आती जा रही हैं। और आपको पता है कि किसको कन्वर्ज कर रही है? 7 को कन्वर्ज कर रही है। कैसे? एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एक्स n किसको अप्रोच कर रहा है? 7 को। क्यों? क्योंकि 1/n+5 किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। ठीक है ना, n अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब 1/इन्फिनिटी किसको अब अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन होल ये सीक्वेंस जो है, जो कि एक्स एन है, ये किसको कन्वर्ज कर रही है? 7 को। 7 को। ठीक है, तो जी, तो बात ये हो रही थी कि एक्चुअली इस एक्सरसाइज में मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई एप्सिलॉन आप चूज करते हैं तो आपको एन नॉट फाइंड आउट हो जाता है। वो कैसे फाइंड आउट हो जाता है? आपने जस्ट कन्वर्जेंट, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, पता चल गया कन्वर्जेंट है, किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। किसी भी एप्सिलॉन के लिए एन नॉट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, ये है। सो डिस्टेंस अगर एक्स एन और एक्स का लेंगे, अभी आपने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? यही पढ़ी है, सीक्वेंस सेट बी कन्वर्जेंट इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो भी आप चूज करें, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट dxnx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है, तो एक्चुअली ये हम कर रहे हैं, और इसी चीज को यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वो एन नॉट क्या है। अगर आप एप्सिलॉन सपोज 1/100 ले रहे हैं, सो डिस्टेंस एक्स एन और एक्स का किसके इक्वल होगा? एक्स एन ये है, एक्स क्या है एक्चुअली? अब ये एक्स है ना, एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रही है? एक्स को। इसमें ये 7 को, और ये एक्स की वैल्यू है। सो डिस्टेंस एक्स एन का और एक्स का ये क्या हो जाएगा? 1/n+5 मॉड नहीं आ जाएगा? जी मैम। ठीक है, अब क्या हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? अब कन्वर्जेंट तो ये है, तो लाजमी ये एप्सिलॉन से लेस रहेगी ना, इनका डिस्टेंस एक्स एन का और एक्स का डिस्टेंस एप्सिलॉन से क्या होगा? लेस होगा। एप्सिलॉन सपोज आपने ये चूज किया तो ये 1/100, अगर सपोज कोई कर लेता है 2/100 तो यहाँ 2/100 लिख ले। कोई यहाँ 1/500 कहता है तो 5 ये लिख ले। कोई यहाँ पे 1/1000 कहता है तो 1/1000 कर ले। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए देखे 1/100 के लिए यहाँ हमने लिखा, रिजल्ट क्या आया कि 1/n+5 मॉड जो है वो लेस देन 1/100 है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी n की किस वैल्यू के लिए ट्रू है? देखें, अगर आप n लेते हैं 1, क्या ये ट्रू है? नो मैम। नो मैम, 1 के लिए ट्रू नहीं है। 2 के लिए नहीं है। इवन 96 क्या आप 95 तक भी चले जाएं तो ये ट्रू नहीं है। मतलब 95 है प्लस 5 है तो 1/100 स्ट्रिक्टली लेस देन 1/100 नहीं हो सकता। सो ये किसके लिए ट्रू होगी? अगर यहाँ पे 96 लेते हैं और 97 ले, 98, मतलब कोई भी इसके अबव जितने भी नंबर्स लेने, सबके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है। सो इसका मतलब कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 96 दिस इनइक्वालिटी होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे n नॉट क्या है? 96, जो ऊपर हमने बात की थी कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट। तो एप्सिलॉन जो भी चूज किया होगा, आपको एक नेचुरल नंबर n नॉट मिल जाएगा, जैसे n नॉट 96 है, जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है अब यहाँ पे कोई क्या चूज करता है। मसलन कोई यहाँ पे 1/500 चूज कर लेगा, तो फिर वो देखेगा कि यहाँ पे n में क्या लूँ कि जिसकी वजह से वो ट्रू रहे। ठीक है, तो दिस डिपेंड्स अपॉन
choice of epsilon. अब अगर एप्सिलॉन आप छोटा लेंगे, ज्यादा छोटा लेंगे तो ज्यादा अच्छा आंसर आएगा, ठीक है। 1/1000 ले लें सपोज। ये जस्ट कोई चीज नहीं है, ये जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ वो चीजें जो आप ने पहले पढ़ी हुई हैं, जिसमें आपके वही कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए कोई एप्सिलॉन चूज करके एन नॉट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि लेट एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन ओवर एन, सपोज एक सीक्वेंस है। देन द सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स किसको कन्वर्ज कर रही है? 1 को, ठीक है। एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस 1 रेज टू द पावर एन ओवर एन, ये किसको अप्रोच करेगा? बोले 0 को अप्रोच करेगा ना। माइनस 1 रेज टू द पावर एन ओवर एन 0 को अप्रोच कर रहा है, लिहाजा 1 प्लस दिस number will approaches to 0, that is x n approaches to 1, sorry. तो इट इज इजी टू सी दैट कि अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं, सपोज कर लिया 0.1 है, 0.1 का मतलब 1/10 ले लिया आपने एप्सिलॉन। तो अब ये है कि ओपन नेबरहुड जो है, द ओपन नेबरहुड या जो ओपन बॉल आपने कही थी शुरू में कि ओपन बॉल के अंदर सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, खास पॉइंट के बाद अगर जो भी आप एप्सिलॉन चूज किया होता है तो खास पॉइंट के बाद सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस बॉल के अंदर आने लग जाते हैं। और वो बॉल जो है वो आपने क्या कहा? बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस एप्सिलॉन। अब देखें ये रियल सीक्वेंस है, क्या ख्याल है? एन की डिफरेंट वैल्यू लें तो ये जो नंबर्स आएंगे ये किस तरह के आएंगे? x1 x2 x3 x4 x5, ये सारे रियल नंबर्स आएंगे ना। इट मीन ये रियल सीक्वेंस है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। तो रियल नंबर की सीक्वेंस है तो आप जानते हैं कि रियल नंबर्स पर सेट ऑफ रियल नंबर, जो स्पेस ऑफ रियल नंबर्स हैं उसमें ओपन वॉल जो होती है वो क्या होती है? ओपन इंटरवल होता है। पता है ना आपको? ये चीजें तो मैंने भी करवाई हैं, ठीक है। ये इसकी जो ओपन वॉल है वो क्या है? ये किसकी असल में सीक्वेंस है? आर की। आर के अंदर सीक्वेंस है, आर में जो ओपन वॉल का मतलब ओपन इंटरवल है। लिहाजा अब देखें इस एप्सिलॉन के लिए और इस कन्वर्जेंट पॉइंट के लिए जो इसकी ओपन वॉल बनेगी वो क्या बनेगी? 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ही बनेगी ना, ठीक है। तो इट मीन के कहने का मतलब ये है कि द ओपन बॉल या ओपन नेबरहुड ऑफ वन कंटेन्स ऑल बट अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर ये सीक्वेंस जो है इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, 1 को कन्वर्ज कर रही है, तो इट मीन के जो सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो खास पॉइंट के बाद जिस ओपन वॉल को बिलोंग करेंगी वो वॉल क्या है? 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और ये कि इसमें जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो फाइनाइट ही आएंगी, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता कि इन्फिनिट नंबर ऑफ सीक्वेंस, आखिर इसने 1 को कन्वर्ज करना है ना। तो जो भी आप लिया होगा यहाँ पे 0.1 ये वो चीजें हैं जो मैंने ना फंक्शनल एनालिसिस स्टूडेंट्स को करवाई थी। तो अब यहाँ पर जस्ट मैं थोड़ी थोड़ी सी ना उनको भी रिवाइज करवा रही हूँ, तो आपको भी रिवाइज ही करवा रही हूँ, ठीक है। मेन हमारा असल में है टॉपिक है बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम। बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम में एक्चुअली यूज होती है कंप्लीट मीट्रिक स्पेसेस। तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कौन सी स्पेस होती है? a space is said to be complete, you know, if every Cauchy sequence converge in the space, ठीक है। तो कंप्लीट लेना शर्त होती है बनाक फिक्स पॉइंट के लिए, इसलिए ये चीजें जो है ना वो थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा रही हूँ, आपको पता चल जाए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कॉची सीक्वेंस क्या होती है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होती है, ठीक है। लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी। आप अपने तौर पे जिनके पॉइंट्स क्लियर नहीं है वो अपने तौर पे भी बुक स्टडी जरूर करें। आप वही चीज़ें आप बेशक अगर क्रेजी की बुक आपके पास पड़ी है तो वहाँ से आप मैट्रिक स्पेस और सीक्वेंसेस के चैप्टर पे चले जाएं जहाँ ये चीज़ें डिफाइन हैं, तो आप उनको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये तो बस छोटे छोटे से हिंट्स हैं, ठीक है। लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी. This sequence xn is called Cauchy sequence if for a given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that if m and n are positive integers each greater than or equal to n naught, then distance between xn and xm should be less than epsilon, that is dx and xy less than epsilon for all mn greater than equal to n naught.
ठीक है, तो ये वही कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज करते हुए फंक्शन एनालिसिस में आपने कई सारी मैट्रिक स्पेसेस को प्रूव किया होगा कि वो कंप्लीट है, जैसे आर, आर स्क्वायर, सी हो गया, आर एन हो गया, एल इन्फिनिटी, एल पी, एल टू, सी ए बी एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ आपने इनकम्प्लीट स्पेसेस भी पढ़ी होंगी, जैसे क्यू है, जैसे स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ फाइनाइट डिग्री है, ये इनकम्प्लीट होती है। स्पेस ऑफ रैशनल नंबर्स इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, इसी तरह से स्पेस है हाफ ओपन इंटरवल की, किसी भी साइड से एक तरफ से ओपन है, पता है कि आपने बेसिक डेफिनेशन जो यूज की थी कॉची सीक्वेंस की, वो यही थी कि आपने यही प्रूफ करना होता था कि खास पॉइंट के बाद, ठीक है, जैसे अभी आपने पीछे देखा कि खास पॉइंट के बाद नंबर्स जो होते हैं सीक्वेंस के, ठीक है, वो एप्सिलॉन से लेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे और क्या होता है, Cauchy sequence, in other words, you can say that a sequence is said to be Cauchy sequence if the number of sequences, yeah, you can terms of sequences, if terms of sequences become closer to each other as the sequence progress. ठीक है, तो सीक्वेंस जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है, आगे जा रही होती है, सीक्वेंस के टर्म्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा होता है, या यूं कह लें कि सीक्वेंस की टर्म्स एक दूसरे के ज्यादा करीब हो रही होती हैं। ठीक है, यही बात हम यहाँ पर कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, किसी एप्सिलॉन के लिए, जो भी यहाँ पे एप्सिलॉन चूज करे होगा। ठीक है, तो जो भी एप्सिलॉन चूज करे एन नॉट ऑब्टेन हो जाता है, और उस एन नॉट के बाद हम कहते हैं कि सीक्वेंस की जो टर्म्स है, जैसे आप देखें सीक्वेंस आपके पास सपोज बड़ी सिंपल सी 1/n है। ठीक है, इसमें 1/2 और 1/3 के दरमियान डिस्टेंस जो है, जितना भी डिस्टेंस है वो ज्यादा डिस्टेंस होगा बनिस्बत आप लिखें 1/10 और 1/20। ठीक है, टर्म 1/10 और 1/20 के बाद, इट मीन n इज इक्वल टू 9, एंड नॉट जो है 9 के बाद जितनी भी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक दूसरे के ज्यादा करीब हो रही हैं। ठीक है, सपोज कर लें आप, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आप ये कह सकते हैं कि x 50 और x सपोज 56 के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस है, जो भी यहाँ पे एप्सिलॉन चूज करेंगे। ठीक है, तो इट मीन इस तरह के तमाम सीक्वेंसेस जिनके टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो रहा हो, जैसे जैसे सीक्वेंस प्रोग्रेस करती जाए, तो हम इस तरह के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, कॉची सीक्वेंस है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, xn है, एक सीक्वेंस है cos n pi/n की। देखते हैं कि क्या ये कॉची सीक्वेंस है या नहीं। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स m and n वी हैव d xn and xm, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू xn माइनस xm mod। क्यों हम ये वाली डेफिनेशन यूज कर रहे हैं मीट्रिक की, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो xn है ये एक रियल सीक्वेंस है। n की, n जो कि n को बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर पुट करते जाएं, तो cos n pi/n का जो आंसर है वो क्या आता जाएगा, 1 2 3 4 5 पुटिंग करने से ये रियल नंबर्स आते रहेंगे। ऐसा ही है ना, ये रियल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी x1 x2 x3 एंड सो ऑन आर ऑल रियल नंबर्स। सो दिस इज रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस है, इट मीन ये आर के अंदर सीक्वेंस है। ठीक है, आर में जो फिर जो मीट्रिक है वही यूज करेंगे इसके लिए भी, इसके टर्म्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कौन सी मीट्रिक यूज करेंगे, आर की, क्योंकि हमें ये कंफर्म हो गया कि ये सीक्वेंस जो है वो आर के अंदर सीक्वेंस है या आर का सबसेट है। सो ये सिंपल मॉड वाली इसलिए यूज कर ली। लेकिन अगर यहाँ पे कोई फंक्शंस वगैरह होते तो जाहिर सी बात है डी एक्स एंड एक्स एम अपने यहाँ पर फंक्शंस की मीट्रिक यूज करनी है, जो आपने पढ़ी हुई है मैक्सिमम या सुप्रीमम वाली। सो दिस इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एम, जस्ट सिंपल हो जाएगा। ओके, और यहाँ cos n पाई माइनस ओवर एन माइनस cos n पाई ओवर एन आ गया। सो एम एन को आप एलसीएम लेते हुए इस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, यहाँ से आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये मॉड है, और यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं मॉड को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, प्लस को इधर लिख के माइनस कॉस के साथ कर लें, आपको पता माइनस कॉस कॉस के ही इक्वल होता है।
या यूं कह लें कि माइनस कॉस भी अगर आप रहने दें, लेकिन आप उसकी जब मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। ओके, अब यहाँ पे फिर आपको पता है कि cos n पाई जो है इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो cos फंक्शन है ये भी -1 और 1 के दरमियान ही ऑसिलेट कर रहा होता है। सो मॉडुलस वैल्यू ऑफ cos n पाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, जब लेस देन इक्वल टू 1 है तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू m प्लस n ओवर mn। ठीक है, नाउ इफ m ग्रेटर देन n, दोनों नेचुरल नंबर है ना m और n, दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगा। हरी सी बात आपको पता है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो ऑर्डर्ड होता है। सो सपोज m जो है वो n से ग्रेटर है, अगर m n से ग्रेटर है तो ये नंबर जो है वो लेस हो जाएगा m प्लस m के, m प्लस n लेस देन होगा m प्लस m के। ठीक है, सो m, ये जस्ट हम कह रहे हैं कि टैक्टिक से हैं या यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 ओवर n, mm से कैंसिल होने से, और ये किससे लेस रहेगा, एप्सिलॉन से, बाय डेफिनेशन ऑफ क्या कॉची सीक्वेंस। अगर हम इसको देखना चाहते हैं ये कॉची सीक्वेंस है या नहीं, तो ये किससे लेस रहेगा, एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन जो है, जो भी एप्सिलॉन होगा उसके लिए आपको क्या है, इस इनइक्वालिटी से क्या मिला, 2 ओवर n इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब पॉसिबल है कि 2 और n लेस देन एप्सिलॉन हो, इफ n इज ग्रेटर देन 2 ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, ऐसे ही है ना, वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन, या गिवन होता है होगा तो यहाँ आप चूज कर लेंगे, तो जो भी एप्सिलॉन होगा उसके अगेंस्ट आपको n मिल जाएगा, वो क्या होगा 2 ओवर एप्सिलॉन। और इसके बाद के सारी टर्म्स जो हैं, इसके बाद की, ये 2 ओवर एप्सिलॉन के बाद की सारी टर्म्स जो हैं वो क्या होंगी, उनका आपस का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। ठीक है, सो thus dxn xm लेस देन एप्सिलॉन इफ m ग्रेटर देन n, जो भी आपने सपोज किया था m ग्रेटर देन n, और ये दोनों ग्रेटर देन किससे हैं, n नॉट से, where n नॉट इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, where m नॉट इज, so therefore xn is a Cauchy sequence। so प्रूफ हो गया कि xn Cauchy sequence है। इन्हीं टर्म्स पे 1 ओवर n को भी आप प्रूफ कर सकते हैं, या किसी भी और सीक्वेंस को आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो Cauchy है। यहाँ पर एक डेफिनेशन है किसकी, अच्छा एक थ्योरम है, रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ Cauchy सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ Cauchy सीक्वेंस। डेफिनेशन है, metric space xd is called complete if every Cauchy sequence in x converges to a point of x। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कौन सी होती है, कि if every Cauchy sequence in the space converges in the space। ठीक है, इसी वजह से ये जो आर डी सी डी सी ए बी ये सारे कंप्लीट हैं, ये प्रूव्ड है, जबकि ये हाफ ओपन इंटरवल या फुल ओपन इंटरवल जो है ये सब स्पेस आर की होती है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, सिमिलरली आल्सो इनकम्प्लीट। ठीक है, क्यों इनकम्प्लीट है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखी है, वैसे और भी कई तरीके से प्रूव किया जा सकता होता है। एक सीक्वेंसेस की यहाँ पर लिखी गई है कि A1 अगर आप 1 लें और an+1 जो है वो इस तरह की सीक्वेंस ले, an/2 + 1 ओवर an, जिसकी ये यानी an+1 क्या है, an/2 + 1 ओवर an, जिसमें A1 क्या है 1, अगर A1 आप 1 लें तो A2 फाइंड आउट हो जाएगा, A2 क्या आ जाएगा, students have you feeling trouble in listening me? यस मैम। क्या जी मैम, अगर n की जगह पे 1 पुट करें तो A2 हमारे पास आ जाएगा, A2 आ जाएगा, और A2 क्या आ जाएगा 1/2 + 1 ओवर an1। 1, मतलब ना 1/2 + 1 आ जाएगा ना। जी मैम। ठीक है, 1/2 + 1 का मतलब 3/2। अच्छा ये आ गया, और A3 फाइंड आउट कर लेंगे आप इसी तरह से, A2 को यूज करते हुए A3 फाइंड आउट कर लें, A3 को यूज करते हुए A4 को यूज करते हुए A5 को यूज करते हुए A6 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये Cauchy सीक्वेंस है, क्यों Cauchy सीक्वेंस होगी कि हर
अगली दो टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो पिछली दो टर्म्स के डिस्टेंस से कम है। मसलन A7 और A8 का जो डिस्टेंस होगा वो A10 और A11 की जो के डिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। या यूं कर लें कि A10 और A11 के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसी तरह से जो A आए जा रहे हैं, रियल नंबर्स ही आ रहे हैं ना ये सारे, मतलब कि रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर्स ही आएंगे ना। जैसे 1/2 + 1 है, अगली दफा 3 क्या आ जाएगा, हाँ A3 क्या आ जाएगा, 3/2, यहाँ पर A3/2 लिख लेंगे, 3/2 ओवर 2 प्लस 1/3/2 सॉल्व कर लें, ठीक है। तो एक अगेन एक रैशनल नंबर आ गया। इस तरह से कुछ आप कोई 8-10 इसके बना लें, जो टर्म्स बना लें इस सीक्वेंस की। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो अगली दो टर्म्स हैं उनका डिस्टेंस पिछली दो टर्म्स के डिस्टेंस से कम है। जब कम है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, कॉची सीक्वेंस है। और बहुत आगे जाके कहीं A15 A20 पे जाके और A19 और A20 या इस तरह से आप फाइंड आउट अगर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं ये इसका जो ये कन्वर्ज किसको कर रही है, स्क्वायर रूट 2 को, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ये आप जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आप A7 फाइंड आउट जरूर कीजिएगा, A8 फाइंड आउट कर लें, A8 भी फाइंड आउट कर लें, नहीं A8 तक, तो आपको अंदाजा हो जाएगा जो पॉइंट्स आ रहे हैं A8 के, A8 एक रैशनल नंबर आएगा, लेकिन वो किसके करीब होगा, जो स्क्वायर रूट 2 का आंसर होता है, ठीक है। सो दिस इज अ सीक्वेंस इन Q व्हिच इज Cauchy बट नॉट कन्वर्जेंट इन Q, क्योंकि ये तो कन्वर्ज कर रही है स्क्वायर रूट 2 को। सो Q इज नॉट कंप्लीट। अच्छा, जैसे हमने cos n पाई ओवर n को